आ रही हैं आप सब लोगों अस्सलाम की। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। परसों आप किस काम से गए हुए थे बाहर? मैम वो घर का फ्राइडे। एक जरूरी काम था तो मुझे वो जाना पड़ा। पहले बिलाल कैसे? यूनिवर्सिटी में तो आपके तब भी जरूरी काम होते थे, अब घर में भी जरूरी काम है। मैम बस वो आपको पता ही है, फिर लड़के कहाँ पर बेचारे बचे रहते हैं। सही बात है, सही बात है। सारा काम बिलाल ने तो करना होता है। बिल्कुल मैम। जाती हूँ मैं, चार्ज पे लगा दी। बाकी सब लोग अब पानी पीने गए होंगे। ना वही मुसीबत है। और बच्चों कुछ पढ़ा था आपने? BS 8 आप क्लिनिकल का क्या मैम आपने कुछ दिया था आपने? हाँ जी, मैंने कुछ दिया था। मैम वो जो आपने फॉर्म दिया था उसके क्वेश्चंस की कोई तरतीब ही नहीं है मैम, समझ ही नहीं आती वो क्या है क्या नहीं, कहाँ से स्टार्ट है। मैम कौन से उसको वाले इतनी दफा क्वेश्चन पढ़ा। मैम वो जो आपने असाइनमेंट दी थी हम लोगों को, जी? मैम उसके क्वेश्चंस क्या है मैम, किसी को भी समझ नहीं आई, सिंगल क्वेश्चन की भी समझ नहीं आई उसकी। चलें कोई बात नहीं है, हम लोग आज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं यस जहाँ से मैम, आपको और नहीं समझ आई। थोड़ा सा मैम बताइएगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। जी जी, मैं वो भी बता देती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं ये पूछ रही थी आप क्लिनिकल का क्या पढ़ रहे हैं? मैम आज बीजी का टेस्ट मैम किया है। कौन से चैप्टर पे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक पे हैं? मैम कल सर ने बीजीटी सीबीटी का सर ने पढ़ाया थे उसके प्रिंसिपल्स, तो आज सर ने मैम बीजीटी बीजीटी पढ़ाया है। पढ़ रहे हैं। चलें जी, अच्छी बात है, फिर अब और अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। चलें बच्चों, अब तो 24 पार्टिसिपेंट्स हो गए, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो आज का लेक्चर है थोड़ा सा उससे देख लेते हैं, फिर आपको जो उस दिन वाली असाइनमेंट समझ नहीं आई थी फिर उसके बाद उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोग सीबीटी की कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो कोई टेक्निक्स के जरा नेम बताना स्टार्ट करें। BS 8 यस मैम। यस मैम। जरा जहन पे जोर डालना पसंद फरमाएंगे आप लोग? मैम यही थी लेबलिंग ऑफ डिस्टॉर्शन। जी बच्चों, ये तो भी हमने पढ़नी थी, इस पे तो हमें भी पहुंचे भी नहीं थे। मैम इसको पीछे वाली दो पढ़ रहे थे जो आपके सामने स्लाइड अब आ रही होगी। चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स एंड री एट्रीब्यूशन। क्या होती है चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स और री एट्रीब्यूशन, बताएं जरा। मैम एक मिनट खोल दे। वो तो मैं बाद में खोलूंगी ना बच्चों। जब भी कोई चीज या कोई क्वेश्चन होता है ना, मतलब बाज औकात, मतलब बहुत दफा, बल्कि बाज औकात भी नहीं है, उसका आंसर उसके जो नेम है ना या उसकी जो हेडिंग है उसके अंदर ही होता है। अब चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट्स के बारे में हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि बहुत दफा हम लोग आपस में जब अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आप बहुत दफा किसी बात के जवाब में या किसी को आंसर देते हुए एक वर्ड बोल देते हैं एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब है कि जी हकीकतन हमेशा ऐसा ही होगा, वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब जो एब्सोल्यूट थॉट्स होती हैं वो एक्चुअली हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की थॉट्स हैं, जिसमें क्लाइंट भी यही समझ रहा होता है कि वो जो सोच रहा है सिचुएशन के बारे में या इवेंट के बारे में या वही सही है। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो आपने उसके एब्सोल्यूट्स को चैलेंज करना होता है।
और चैलेंज कैसे करना होता है, जैसे चैलेंजिंग डिस्टॉर्शंस में पढ़ा था कि हम लोग ये उससे पूछते हैं कि उसके पास क्या उसको देखने के लिए अपनी जो भी सिचुएशन थी या जो भी उसकी थिंकिंग थी उस सिचुएशन के लिहाज से, कि क्या उसके पास उसको डिफेंड करने के लिए कोई प्रूफ्स हैं। अच्छा चलिए, अगर उसके पास प्रूफ्स हैं, फिर उसे ये देखना है कि वो प्रूफ्स या वो चीजें या वो सिचुएशन उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको कोई एडवांटेज है भी या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो उन चीजों को देख रहा होगा, थोड़ा सा चैलेंज कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा क्योंकि वो अपनी चीजों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा ना, अपनी उन थिंकिंग स्टाइल्स को, उन थिंकिंग पैटर्न्स को ही चेंज नहीं करना चाह रहा। तो ये कोई एक दिन में, ये एकदम से भी नहीं आप कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह से हम एब्सोल्यूट्स को चैलेंज कर रहे होते। फिर इसी तरह हमने रीएट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। एट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है बच्चों के हम लोग मतलब कि हम किसी चीज या किसी इवेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो डाल देना किसी पे। अब बहुत दफा जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स होते हैं आपके पास आएंगे, या एंजाइटी से रिलेटेड तो ज्यादा ऐसे नहीं होते, डिप्रेशन से या कहीं ना कहीं ओसीडी से रिलेटेड ज्यादा लोग इस तरह से कर रहे होते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ गलत हो गया है, या उनसे कुछ गलत हो गया है, या उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके कसूरवार या उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वही लोग हैं। यानी कि सारी ब्लेमिंग जो है ना उन्होंने खुद पे कर लेनी होती है। तो वहां पे हम उसकी उस एट्रीब्यूशन को चेंज कर रहे होते हैं। अब एट्रीब्यूशन को चेंज आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपने उससे पहले बहुत ज्यादा इंटरव्यू लिया हुआ है, हिस्ट्री ली हुई है आपका, हो सकता है कि मे बी आपने उसकी फैमिली से भी कांटेक्ट किया हो, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर से भी मिली हो, उसके फ्रेंड से मिली हो। अब वो सारी चीजें एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल होती हैं कि आप उन चीजों को देखते हुए बताएं, उसे रीएट्रीब्यूट करना सिखाएं कि उस फलां सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसमें आपकी सारी गलती थी, तो फलां सिचुएशन में ऐसा भी तो हुआ था ना। अब वो उस सिचुएशन को पहले किसी और तरह से देख रहा था, लेकिन अब आपने जब उसे एक और पॉइंट की तरफ आपने उसकी तवज्जो दिलाई है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस पॉइंट की तरफ देखने लग गया। और उस पॉइंट को देखने से वो क्या है कि उसको वो वही उसी चीज को वो दोबारा एक नए सिरे से सोचना शुरू कर दे। वो होती है रीएट्रीब्यूशन की टेक्निक। उसके बाद हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है लेबलिंग ऑफ डिस्टॉर्शंस। हम लोगों ने पहले ढेर सारी डिस्टॉर्शन तो पढ़ी ही हैं, जैसे ओवर जनरलाइजेशन है, ऑल और नथिंग थिंकिंग है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, इसके अलावा आपकी सिलेक्टिव एब्स्ट्रक्शन है, वो सब हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब वो सब आपकी, और जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो ऑल और नथिंग सोच रहा है, या वो शुड स्टेटमेंट के बारे में सोच रहा है, या वो ओवर जनरलाइज कर रहा है, या वो मैग्निफिकेशन कर रहा है, उसे नहीं इन चीजों का पता। ठीक है ना, वो तो एक आपके पास एक ले मैन आया है ना, आप प्रोफेशनल है, आपको चीजों के बारे में पता है, आपको पता है कि अगर वो अपनी स्टेटमेंट इस तरह से बता रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी कौन सी डिस्टॉर्शन। तो आप क्या करेंगे, जो वो बोल रहा था, जिस तरह से वो अपने सेंटेंस बना रहा था, आपको जो भी बातें बता रहा था, आपने उनके अकॉर्डिंग उसकी उस ऑटोमेटिक थॉट को या उस डिस्टॉर्शन को लेबल कर दें। अब लेबल करने से फायदा क्या होता है? लेबल करने से ऑब्वियसली आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि अगर वो इस सिचुएशन के साथ आया तो मैंने उसे इन चीजों के साथ इस तरह से डील करना है, और अगर उसकी सिचुएशन ये है या वो इस तरह से सोच रहा है तो मैंने उसको इस तरह से डील करना है। अगर वो ऑल और नथिंग थिंकिंग के साथ आ रहा है तो कैसे डील करना है, अगर वो मैग्निफिकेशन या मिनिमाइजेशन के साथ आ रहा है तो मैंने उसे कैसे लेके चलना है, अगर वो सिलेक्टिव एब्स्ट्रक्शन के साथ आ रहा है तो मैंने उसके साथ किस तरह से डील करना है। तो जब तक आप अपनी क्लाइंट्स की उन ऑटोमेटिक थॉट्स को या डिस्टॉर्शंस को लेबलाइज नहीं करेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने काम कैसे स्टार्ट करना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इस पॉइंट का? yes, BS8 BS8 yes, मैम आ गई है समझ। यस मैम आ रही है। चलें ठीक और है। मैम अगर लेबलिंग नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट प्रोसेस तक नहीं जा सकते। जब तक आप लेबल नहीं करेंगे, पता है कि अगर आप लेबल नहीं करेंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्टी होगी, मतलब क्लाइंट के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, और नथिंग सोच रहा है या शुड सोच रहा है या कुछ भी है। जब आप लेबल कर देंगे तो उसका फायदा आपको हो जाएगा, मतलब आपके लिए आसानी होगी कि आपने अब इस सिचुएशन को लेके चलना है या इस डिस्टॉर्शन पे काम करना है। जब आप लेबलाइज कर रहे होंगे या आप उसकी लिस्ट बना रहे होंगे, तब आपके पास नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि उसके पास कौन सी डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा है।
उसने सबसे ज्यादा शुड वाली स्टेटमेंट्स दी हैं, उसने सबसे ज्यादा ऑल और नथिंग वाली स्टेटमेंट्स दी हैं, या उसने ओवर जनरलाइजेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात की है, उसने ऑल और नथिंग थिंकिंग के बारे में ज्यादा बात की है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, थोड़ी आसानी भी हो जाएगी कि अच्छा नहीं हमने पहले इस चीज को लेके चलना। नहीं भी करेंगे मतलब अगर आप इंशाल्लाह ताला आपकी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको लेवलाइज करने की या अपने लिए वो एक सिचुएशन या एक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम आप तब करेंगे जब आप एक चीज पे आपकी कमांड बहुत जबरदस्त है। इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएगा कि आपकी वाकई इतनी अच्छी होगी तो फिर आप बेशक लेबल ना भी करें, क्योंकि वो आपके माइंड में फौरन क्लिक होने लग जाएगा कि अच्छा ये वो बात इस तरह से कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इसका मतलब ये है, या वो इस चीज को इस तरह से लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इस चीज के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा बच्चों, इसके बाद है डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग के बारे में हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब होता है किसी आम सी सिचुएशन को भी, मतलब नो डाउट कि वो सिचुएशन भी प्रॉब्लमेटिक थी या मिसहैपनिंग थी या कुछ गलत हुआ था, लेकिन वो इतनी ज्यादा, या आप कह लें कि उसका मैग्नीट्यूड या उसका ऑल्टीट्यूड इतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना क्लाइंट ने उसको अपने लिए कंसीडर कर लिया था। तो वहां पे हम क्लाइंट को मतलब कि इंटेंसिटी जो थी उस चीज की, उस इवेंट की, उस सिचुएशन की, उस इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करके दिखा रहे होते हैं। हम कम करके किस तरह से दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कई दफा कहते होंगे ना, मतलब आपका कोई वाइवा है या आपका कोई टेस्ट है, पेपर है या कुछ भी, आप दिन रात अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सोना भूल गए हैं, इवन खाना भी भूल गए हैं, आपने जी मोबाइल भी बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं किया, हर चीज मतलब ईच एंड एवरीथिंग से आप हट के सिर्फ उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब एंड टाइम पे आके जब वो चीज होने वाली होती है, इवन जब आपका पेपर भी होता है, एंड टाइम पे आके आप क्या कह रहे होते हैं कि बस सब बुक बंद, अब जो होगा देखा जाएगा। या फिर उसके बाद ये भी सोच रहे होते हैं अच्छा अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई एक क्वेश्चन छोड़ते होंगे नहीं, आप अगर उसकी तैयारी करते होंगे तो आप क्या सोचते होंगे कि अच्छा चलो ठीक है, पहले तो आप दुआ करते होंगे ना सबके, अच्छा चलो ये आए ही ना। उसके बाद आपकी अगली स्टेटमेंट क्या होती है? अच्छा चलो आ भी गया, चलो 3 मार्क्स ही कट जाएंगे या 4 मार्क्स ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लाइंट से यही कह रहे होते हैं, उसके उस फियर को या उसकी उस रेजिस्टेंस को ला रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट इफ, चलें ठीक है अगर ये ऐसा हो जाएगा तो बताएं उसके बाद क्या होगा? दुनिया तो खत्म ही हो जाएगी ना। हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी सिचुएशन से फियर हमारा सिर्फ तब तक होता है जब तक हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर लेते। उससे पहले तक हम उस सिचुएशन से डर रहे होते हैं, बाद में नहीं हम उससे डरते, क्योंकि जब आप फेस कर लेते हैं वो डर, वो चीज अब तो खत्म हो गई ना। फियर आपका फ्यूचर से रिलेट कर रहा होता है, बाद में नहीं वो हो रहा होता। जब वो हो जाती है, या इवन अगर किसी के, अगर आपके कभी किसी टेस्ट में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, जी बच्चे, मैम बाउस फियर तो फेस करके भी नहीं जाते, जिस तरह एग्जाम का फियर तो इतनी दफा एग्जाम दे के भी नहीं जाता, तो उसका हम क्या करेंगे? नहीं देखो एग्जाम का फियर इतने दफा एग्जाम दे के नहीं जाता, लेकिन जब आपने एक दफा चलें कोई चीज आप छोड़ देते हैं, यार ये पेपर में है, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर फर्ज करें जब आप पेपर में बैठ रहे होते हैं तब भी आप डर ही रहे होते हैं ना, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नहीं आया, फिर खत्म हो गया। अगर आ भी गया तो आप क्या करेंगे? आप उसे खाली तो नहीं छोड़ के आएंगे ना, क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं उसके अंदर। जी मैम, एग्जाम्स का फियर तो नहीं होता, एग्जाम्स की तो टेंशन होती है, क्योंकि फियर तो होगा तो हम सिचुएशन को मैम फेस ही नहीं करेंगे, बट एग्जाम्स को हम फेस करते हैं, हम लोग जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो हम लोग फियर में कंसीडर तो नहीं करेंगे, टेंशन हो सकती है। या कुछ लोग फियर करते हैं, कुछ लोग टेंशन में होते हैं। जी जी टेंशन होती है। मैंने वैसे एग्जांपल दी थी आपको कि डी कैटास्ट्रोफाइजिंग में मतलब आप इस तरह करते होंगे ना, अच्छा चलो ये अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा, अच्छा ठीक है, अगर 3 नंबर का आ गया, 2 का आ गया, ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 मार्क्स कट जाएंगे ना। हालांकि जब आप ये कह भी रहे होते हैं ना कि 2 मार्क्स कट जाएंगे, तब भी दिल में डर रहे होते हैं, लेकिन बाद में आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सिर्फ उसने एग्जाम्पल ली थी कि हम लोग पेपर बार बार दे रहे होते हैं लेकिन उनका फियर नहीं जाता, लेकिन बच्चों फियर चला गया होता है। नेक्स्ट टाइम एक नया पेपर देने आप जा रहे होते हैं, आपको उस नई सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता कि अब तो नया सब्जेक्ट है, नई चीजें पढ़ी हैं, या टीचर नया है। बाज़ ये भी होता है ना, कोई नया टीचर मिल गया किसी नए सब्जेक्ट का, तो वो फिर फियर जो है वो उन चीजों से या उन सिचुएशन से रिलेट करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो डी कैटास्ट्रोफाइजिंग में भी हम क्लाइंट को यही बता रहे होते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन है, या आप मतलब वो पहले डर रहा होता है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए या फलां चीज ऐसी ना हो जाए तो क्या होगा। तो आप बाद मुझसे पूछेंगे ठीक है फिर क्या होगा, फर्ज करें अगर हो भी गया तो क्या होगा। याद है हम लोगों ने बच्चों क्लास में
एक केस पढ़ा था जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर किसी को फियर है कि वो एलिवेटर में नहीं जा सकता, फोबियास के बारे में पढ़ा था ना, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अगर बिहेवियर थेरेपी में और आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालना पसंद फरमाएं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में भी कुछ इस तरह का ही काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। यस मैम। यस मैम। लेकिन डीकैटास्ट्रोफाइजिंग में स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। इसी तरह हम लोगों ने बिहेवियर थेरेपी में एक और टेक्निक भी पढ़ी थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं होती। उसमें आप उस सिचुएशन से डायरेक्ट उस क्लाइंट का या जो भी पर्सन है उसका सामना करवा देते हैं। और वो क्या थी बच्चों? वो थी फ्लडिंग। जिस तरह फ्लड एकदम से नहीं आ जाता, वो आने वाली किसी चीज को नहीं देख रहा है, इसी तरह बाजू का हम कुछ सिचुएशन में क्लाइंट को भी उस प्रॉब्लमेटिक या फियरफुल सिचुएशन से डायरेक्ट ले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा वो चीज को याद करने का इसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते? जी जी बच्चों, एकदम से जब हम एकदम से सिचुएशन को फेस करते हैं तो कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते इसके? नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आते हैं, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल फ्लडिंग हम हर जगह यूज नहीं करते। जब हमने तब भी पढ़ा था तो ये बताया था कि अगर आप किसी क्लाइंट को फ्लडिंग करवाने लगे हैं तो आपने ये देखना है कि उसका प्रॉब्लम किस इंटेंसिटी का है। अब ये ना हो कि उसका प्रॉब्लम हाई इंटेंसिटी का है या उसको पैनिक अटैक भी साथ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसकी सीवियर हालत है और आप उसे फ्लडिंग करवा देते हैं, तो वहां पे फ्लडिंग क्या करती है? उल्टा इफेक्ट डालती है, हो सकता है उसके हार्ट अटैक ही हो जाए। तो वहां पे सबसे ज्यादा अगर कोई क्लाइंट इन प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास आ रहा है तो हम उसे फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में लेके जा रहे होते हैं। और डीकैटास्ट्रोफाइजिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ये इमेजिनेशन होती है, यहाँ इमेजिनरी वे में उसको करवा रहे होते हैं। लेकिन बिहेवियर में हम लोग क्या कर रहे होते थे? क्लाइंट के साथ खुद जाते थे, बहुत दफा उसको लेकर जाते थे उन सिचुएशंस में कि वो डायरेक्ट उनका सामना करे। क्लियर हो गया बच्चों? सही है। यस मैम। नेक्स्ट है बच्चों चैलेंजिंग ऑल और नथिंग थिंकिंग। अब देखें, ऑल और नथिंग थिंकिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कह रहे होते हैं कि जी अगर ये चीज हुई तो इसका मतलब है कि सब चीजें सेट हैं। बेशक कमियां तब भी बहुत है, लेकिन उस चीज के होने की वजह से आपको बाकी चीजों की कमियां नजर ही नहीं आ रही, आपको अपनी लाइफ में बाकी चीजों को ना होना फील ही नहीं हो रहा। अब एक चीज नहीं है तो इसका मतलब है दुनिया अंधेर हो गई है, बेशक उससे भी अच्छी चीजें आपके पास है। नहीं, जब वो नहीं है तो उसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। हमारे ग्रेड्स के बारे में ऐसा होता है, अगर आपने अपनी किसी जॉब के बारे में सोचा है कि फलां कंपनी में जॉब मिलनी चाहिए, अगर वहां जॉब नहीं मिली तो मैं तो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान हूं। इस तरह की बातें जब आप सोचने लग जाते हैं, कोई भी पर्सन सोचने लग जाता है, हम लोग सोचने लग जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? उसको वहां पे फिर हम उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। हम लोग फिर इस तरह से करते हैं कि उस क्लाइंट को, जब वो कोग्निटिव डिस्टॉर्शन की चैलेंज की टेक्निक्स पढ़ी थी ना हमने, और हम लोगों ने सोक्रेटिक डायलॉग पढ़े थे बच्चों कल। यस मैम। सोक्रेटिक डायलॉग्स के जो सारे क्वेश्चंस थे वो क्या थे? अच्छा बताएं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अच्छा आपको लगता है कि आप कोई और पर्सन भी वैसा ही सोचता है? तो वो सारे क्वेश्चन किस तरह के थे? काउंटरिंग क्वेश्चन थे ना, एक दूसरे के साथ काउंटर कर रहे थे। और उस काउंटर क्वेश्चनिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट की बातें या आप क्लाइंट को खुद ही चैलेंज करते जा रहे होते हैं, और क्लाइंट को फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एहसास होने लग जाता है। क्योंकि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, कि काउंसलिंग में एक्चुअली हम क्लाइंट को ऑप्शंस देते हैं, देखना उसने खुद होता है। आप सिर्फ उसे ऑप्शन देते हैं, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। अब उसको पता है, मतलब एक लेवल पे आके वो इतना समझदार या अपने लिए इतना सोचने के काबिल हो जाता है, तो उसको पता लग रहा होता है कि ये चीज वो सोचेगा तो वो ठीक होगी, अगर वो फलां चीज सोचेगा तो वो ठीक नहीं हो। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। BS 8? यस मैम आ रही है। ओके जी, शुक्र है। अच्छा इसके बाद था बच्चों, एक मिनट, इसके बाद है बच्चों जी जी मैम हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि हम क्लाइंट को इमेजिनेशंस में लेके जाएंगे, उसको इमेजिन करवाएंगे, जी लेकिन जी मैम ये चीज कदर टफ होती है, देखने में जितनी आसान है उतनी मुश्किल है। कुछ लोग तो जाते ही नहीं है। देखने में ये बहुत आसान या सुनने में बहुत आसान लग रही होती है, वाकई सही कह रही हैं। मैंने तब भी बताया जब हम लोग पढ़ भी रहे थे, हम लोगों ने REBT में पढ़ा था इमेजिनरी टेक्निक के बारे में, कि कहना बहुत आसान है कि यहाँ पे हम बैठे, अच्छा हम क्लाइंट को ये करवा लेंगे, क्लाइंट को वो करवा लेंगे, लेकिन इमेजिनेशंस तक लेके जाने के लिए भी पहले क्लाइंट्स की जो बहुत सी
प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं ना, कि हार्ट बीट उसकी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, या जो इमेजिनेशन कर ही नहीं पा रहा, वो एक जगह रिलैक्स होकर ही नहीं बैठ रहा, या उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि उसकी इमेजिनेशन अच्छी हो सके। तो उन सब चीजों पे इवन वर्क करने के बाद जब आप इतने काबिल हो गए हैं कि अब आप इमेजिनेशन की तरफ जाएं, तब फिर हम इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि हम में से, इवन आप लोगों में से बहुत से लोग हैं, आप लोगों में से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग डे ड्रीमर होंगे या हैं। कोई आइडिया नहीं है अभी। क्या पूछा आपने? मैं पूछ रही हूँ आप लोगों में से कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वो लोग डे ड्रीमर है, मतलब बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, आपके घर वाले, आप भी वहां पे बैठे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ वहीं पे है, लेकिन आप मैम सम टाइम कोई होता है भी तो ऐसे। कौन सा किसी ने मारना है। मैम बात तो बता दें क्या थी? बच्चों मैं जरा थोड़ा सीरियस होकर पूछ रही हूँ, जैसे आप लोग टीवी ड्रामों में नहीं देख रहे होते, मूवीज में नहीं देख रहे होते, तो वो कोई बात सोच रहे होते हैं और वो वाकई वैसे हो रही होती, तो आप लोग सोच रहे हो जी मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ या जा रही हूँ सैर करने, और आप वाकई वहां पे पहुंचे हुए हो, वहीं पे वही सब कुछ सोच रहे हो, इवन आपको पता है तब आपके एक्सप्रेशन भी वैसे होने लग जाते हैं। मैम जैसा हम को प्यार हो जाता है तो वो बैठा सोच रहा रहता होता है है। बंदा, लेकिन पहुंचता नहीं है वहां तक। कुछ लोग सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिनेशन में पहुंचे हुए होते हैं ना। मैं वही बता रही हूँ, आप में से बहुत से लोग सोच सकते होंगे उसको, लेकिन बहुत से लोग उसको मैम मोस्टली होता है। कर रहे होते हैं। मैम वहाँ काफी पे दफा हो जाता है। मैम ये सम टाइम ऐसे होता है हर किसी के नॉर्मल साथ, है ये। ये नॉर्मल है। मैं वही आपसे कह रही हूँ बच्चों कि आप में से भी बहुत से लोग, इवन हम लोगों में से भी बहुत से लोग, सिर्फ कुछ लोग हैं जो सिर्फ उस चीज को सोच सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं मैम हम उनके इमेजिन लिए भी कर बहुत लेते मुश्किल हैं। होता है, लेकिन आप में से कुछ होंगे जिनकी मैम हम इमेजिन भी बड़े अच्छे। जी जी मैं वही कह रही हूँ, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो इर्द गिर्द से बिल्कुल ही गायब भी हो जाते होंगे कि हम तो बैठे ही वहां पे, अम्मी बुला रही हैं, अब्बू बुला रहे हैं, बहन भाई बुला रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं। मैम वो इंटरेस्ट की बात है ना, इमेजिनेशन अगर इंटरेस्ट वाली है मैम गैप हो जाते हैं सारे। जी जी बच्चों मैं वही, ये भी तो एक विजिट ही है ना। तो जी वाकई ये भी बच्चों ये भी किसी किसी भी होती है। मैम ये वाले विजिट आजकल घर बैठे हो सकते हैं सिर्फ। जी मैं यही आपको बता रही हूँ कि आमना ने क्वेश्चन किया था ना कि इमेजिनेशन कहना ये बहुत आसान है कि जी हम इमेजिन करवा देंगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट को भी देखना पड़ता है कि क्या क्लाइंट की इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है भी। अब एक क्लाइंट है उसकी इमेजिनेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मतलब उसको इमेजिनेशन होती ही नहीं है, अगर आप उसको इमेजिनेशन करवाएंगे तो उस बेचारे की इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो उन चीजों की तरफ जा ही नहीं रहा, वो उन चीजों को किसी भी हवाले से देख ही नहीं रहा, मतलब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल बात है ना, हमें से बहुत से लोग हो सकते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करते ही ना हो, हम कहते हो हाँ सोच लिए ठीक है स्विट्जरलैंड ऐसा फलाना ढमकाना है, लेकिन वहां नहीं जा रहे। और जो लोग वाकई वहां पहुंच जाते हैं उनका क्या होता है, इवन उनके मूड भी वैसा हो जाता है, अगर वहां पे जी उन्हें लग रहा होता है वाकई वो उन्हीं क्या स्नो फॉलिंग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इवन वही एक्सप्रेशन और इवन वही बिहेवियर शो कर देते हैं। मैं भी एक बार हमें फर्स्ट सेमेस्टर में घर वाले हिलाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि वो वापस दुनिया में आते हैं। मैम एक बार हमें फर्स्ट सेमेस्टर में मैम आपदा करीम ने करवाई थी इमेजिनेशन अच्छा पूरी क्लास को। फिर बच्चों कैसी हुई थी? मैम काफी ज्यादा तो पहुंच गए थे और काफी बस वैसे ही एक फन के तौर पे थे क्लास में। जी बच्चों ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोगों से वो भी नहीं होती, क्योंकि उनका उनका कंसंट्रेशन लेवल भी वैसा नहीं होता। इवन अगर उनका कंसंट्रेशन लेवल वैसा ना भी हो, आपने मैस्मराइजिंग के बारे में पढ़ा होगा। यस मैम। मैस्मराइजिंग जो था, मतलब जब एक्चुअली ये इस टेक्निक या ये वर्ड जिस पर्सन के नेम से बिलोंग करते हैं ना, उस पर्सन का नाम भी मैस्मर ही था। अब उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग, उसने इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना बाकायदा बच्चों वैसा बनाया हुआ था, एक हॉल था, उस हॉल में डिफरेंट कलर्स की लाइट्स थी, और वहां पे जो कालीन थे या जो कारपेट्स थे वो इतने नरम थे कि अगर आप उन पे पाँव रखते थे ना तो आपको ऐसा लगता था कि आपके पाँव मतलब आप जमीन और आसमान के दरमियान ही कहीं चल रहे हैं। और वहां पे इतनी ढेर सारी मतलब डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंसेस थी, ऑरेंज की फ्रेग्रेंसेस थी, जो कि उसका मतलब बाद में बहुत ज्यादा लोगों ने वहां से और लोगों ने भी वैसी इमेजिनेशन स्टार्ट कर दी। तो वहां पे इतना कोई आप कह लें कि ड्रीमी एनवायरनमेंट था ना, तो वहां पे पहुंच के मैम अब भी आप बता रही है ना, तो वो कुछ लोगों के माइंड में एक वो इमेजिनेशन अभी भी बन रही है उस सारे एनवायरनमेंट की। जी बच्चों, तो अब देखो आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी आपके इमेजिनेशंस पे बहुत ज्यादा
रोल प्ले कर रहा होता। कुछ लोगों की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन कुछ लोगों की इतनी वीक होती है कि उनके लिए बकायदा वो एनवायरनमेंट चाहिए, वो फिर इमेजिनेशन कर सकेंगे। मैम ये तो फिर इंटेलिजेंस का पार्ट हुआ ना। जी बच्चों, और मैं आपने पढ़ा होगा आपने आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उसको रेट महसूस कर मैम रहे हो। जैसे भूख लगी हो तो पिज्जे को इमेजिन करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना, कितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिन। इसलिए कि वो आपको पसंद जो है। अगर इस वक्त आपको ये कहा जाए बच्चों आप दाल को इमेजिन करें, तो आपकी किसी की इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होगी। मैम अगर जिसकी फेवरेट होगी वो जरूर करेगा। उसकी फेवरेट होगी तो उसकी फेवरेट होगी भी तो कोई स्टाइल की होगी ना। अगर कहा जाए बच्चों आप एक पतली पानी वाली दाल इमेजिन करें, तो आप में से किसी की भी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होगी। यस सब लोगों ने मुंह बना के बैठे रहना हकीकत की दुनिया में। इसी तरह बच्चों हमारी एक टेक्निक है, मतलब आपने बहुत दफा मतलब उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत बात की थी, मतलब वो भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बच्चों। मैम मान लो नथिंग टेक्निक में जो सा डीन्स लिस्ट का बताया हुआ है वो क्या है? बच्चों ये लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल जब आप बना रहे होते हैं ना, जैसे हमने चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स में पढ़ा था कि चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स में डीन्स की लिस्ट क्या है, जब आप उसको डिस्प्यूट कर रहे होते हैं कि आपने उसके किस किस डिस्टोर्शन को डिस्प्यूट करना है, यानी कि किस किस डिस्टोर्शन को तोड़ना है, डिस्ट्रॉय करना है। उससे पूछना है कि इसके बारे में आपके क्या प्रूफ्स हैं। अच्छा आप बताएं इस सिचुएशन के में कोई और चीज तो लिंक नहीं थी करी आपके अलावा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? फिर आप उससे पूछेंगे अच्छा आपके अलावा अगर कोई और होता तो वो सिचुएशन में कैसा बिहेव करता, या वो सिचुएशन को किस तरह से लेता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसको कहते हैं डीन्स की लिस्ट, मतलब वो डीन्स की लिस्ट सारी बन जाएगी। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? जी मैम। अच्छा बच्चों मैं आप लोगों को बताने लगी थी, हम लोग करते हैं बहुत से लोगों का, मुझे नेम ही भूल गया, इतना इजी नेम है, तुम लोगों ने सुना भी होगा। बच्चों इमेजिनेशन की ही टेक्निक है, हम लोगों ने बिहेवियर में भी पढ़ी थी, आरईबीटी में भी पढ़ी थी, जिसमें हम आप लोगों ने टीवी में भी बहुत दफा देखी होगी। बच्चों जिसमें वो एक पेंडुलम पकड़ के कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसे? मैम वो तो हिप्नोटाइज होता है। हिप्नोटाइज कर रहे के बारे में बात करने लगी थी। अब हिप्नोटिज्म में क्या होता है, उसमें भी आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होती है। इवन इमेजिनेशन के साथ साथ आप उस क्लाइंट से बातें भी उगलवा रहे होते हैं, मतलब वो एक और लेवल पे चली जाती है। आपको पता है हिप्नोटिज्म से रिलेटेड अलग से डिप्लोमास होते हैं, और उसमें आपकी बहुत मेहनत चाहिए होती है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बने कि हाँ जी आप वाकई इस काबिल हैं कि उस किसी पर्सन से कोई भी बात जो वो करना ही नहीं चाह रहा आप करवाएं। तो इसी तरह अब सीबीटी में कोग्निटिव रिहर्सल क्या होती है? कोग्निटिव रिहर्सल होती है फ्यूचर के बारे में, कि आप उस सिचुएशन, मतलब अगर वो किसी सिचुएशन के साथ आपके पास आया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसे लेके जा रहे हैं एक फ्यूचर की सिचुएशन की तरफ जो कि उसके लिए हेल्पफुल होगी, जो कि उसके लिए उसकी ड्रीम्स के, उसके विशेस के अकॉर्डिंग होंगी। और इस तरह से आहिस्ता 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 वो जो सारी रिहर्सल करवानी, यहाँ पे जो लिखी हुई है ना रिहर्सल, ये किसी केस से रिलेटेड लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं जी आपका जो बॉस है वो आपको कुछ ना कहें, तो आप उस तरह से उसको सिखाएंगे। इवन आप उसे ये बता रहे होते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे आपके बॉस ने आपको कुछ भी नहीं कहना, वो आपकी बात मान लेंगे, आप एक ट्राई तो करें। अगर स्टूडेंट है वो उसको ये लग रहा है कि वो प्रेजेंट नहीं कर सकता दूसरों के सामने जाके, तो आप उसके आहिस्ता आहिस्ता से इमेजिनेशन या रिहर्सल पहले करवाएंगे कि देखें सब लोग हैं, वो आपको मतलब सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उनका इतना भी ध्यान नहीं है आप पे, उनका नहीं ध्यान आपने कैसे कपड़े पहने हैं, उनका नहीं ध्यान आप किस तरह से बोल रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और उस वक्त वो नॉलेज आपके पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपके सामने बैठे हुए ऑडियंस। तो ये कोग्निटिव रिहर्सल होती है, क्योंकि कोग्निटिव का मतलब क्या बच्चों, थिंकिंग से रिलेटेड है ना। इमेजिनेशन करेंगे तो उतनी ही ज्यादा आपकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। समझ आ रही है बच्चों? आ रही है। उसके बाद है बच्चों फॉर एग्जाम्पल, मैम जी जी मैम इमेजिनेशन से थिंकिंग कैसे स्ट्रांग होगी? देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन पहले आप कर रहे होते हैं, आपकी पहले इमेजिनेशन हो रही है, मतलब एक चीज आपने तो पहले सोच लिया ना कि मैं किसी के सामने फॉर एग्जांपल बोल ही नहीं सकता, मैं तो किसी के सामने चीजों को प्रेजेंट ही अच्छी तरह से नहीं कर सकता, या अगर मेरे साथ कोई बहस कर रहे हो, या चले हम किसी टॉपिक पे बेशक गुफ्तगू ही कर रहे हैं, मैं तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से बता ही नहीं सकता किसी को। अब ये सिर्फ आपकी पहले की, ये भी तो आपकी इमेजिनेशन ही है ना, हालांकि हो सकता है कि ऐसा ना ही हो, आप अभी उस सिचुएशन में गए भी नहीं है, उस सिचुएशन में जाने से पहले ही आप ये सब कुछ सोच रहे हैं।
अब आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, उससे हेल्प ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहले इमेजिनेशन करवाएगा। तो देखें आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, आप देखें आपके सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, अब वो फलां चीज पे वर्क करना स्टार्ट हुए हैं, वो आपकी बात सुनने लगे हैं। आपको क्या पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें ये बात पता भी है या नहीं, हो सकता है ये बात सिर्फ पता ही आपको हो, और यह इतनी स्ट्रॉन्ग बात हो कि इस बात के करने से ही वो लोग मतलब आपकी बात बहुत ज्यादा तवज्जो से सुन रहे हो। अब आहिस्ता आहिस्ता इमेजिनेशन हो रही है, इमेजिनेशन के साथ साथ उसकी थिंकिंग आप कैसे चेंज करेंगे, थिंकिंग पे आप इस तरह से वर्क कर रहे होंगे साथ साथ उसके कोग्निटिव लेवल्स पे कि अब आपने अपने लिए वो बात सोचनी है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, आप दूसरों के सामने जाके बोल सकते हैं, आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड इनफ नॉलेज है, आपने इससे बहुत मेहनत की है। आपने चले पहले अगर आपको और ज्यादा डर है तो आप एक दफा जाके अपने टीचर से कंसल्ट कर लें कि वो आपके मटेरियल को एक दफा चेक कर ले, उसके बारे में थोड़ा सा देख ले। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? तो जैसे जैसे उसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना ही ज्यादा उसकी इफेक्टिवली थिंकिंग पे भी असर पड़ता जाएगा। आपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल हूँ, आपको पहले सर कैसर से पढ़ने से पहले यही डर लग रहा था ना, मे बी वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन थी, वो था जो आपने दूसरों से सुना था, लेकिन आपने वो चीज खुद तो एक्सपीरियंस नहीं थी ना की। प्रेजेंटेशन देने से पहले हो सकता है आपने अपने सीनियर से या अपने घर में अपने इर्द गिर्द के कजन से सिर्फ यही बात सुनी हो कि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोग आपको बहुत तंग करते हैं, हुटिंग करते हैं, लेकिन जब आपने खुद इस सिचुएशन को फेस किया था तो वो सिचुएशन वैसी थी ही नहीं, वहां वैसा कुछ भी नहीं था होता। तो बाज़ औक़ात हम इन चीजों को या उस एक्सपीरियंस की बेस पे भी उन्हें एक रियलिटी की तरफ लाने की ट्राई कर रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो कुछ टेक्निक्स थी जो कि हम लोग सीबीटी में बार बार यूज कर रहे होते हैं, मतलब ये एक बेसिक टेक्निक्स हैं। अब यहाँ तक हमने ये सारी टेक्निक्स तो पढ़ ली हैं। अब सीबीटी क्योंकि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसमें आपके थिंकिंग पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं, उससे रिलेटेड आपका बिहेवियर इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड ऑब्वियसली आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी तो इन्वॉल्व होंगी ना। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि फीलिंग्स और थॉट्स में हमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी होता है। हमने ये देखना है कि क्लाइंट की वो फीलिंग है या वो उसकी थॉट है। तो इसी तरह फिर मुझे एक बुक में से थोड़ा सा, वो बुक भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, डाटा मिला था जिसमें वो ये बता रहे हैं कि सीबीटी की कुछ टेक्निक्स को फॉर एग्जांपल अगर हम अलग करें तो वो 3 टेक्निक्स में जाके कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम सिर्फ कोग्निटिव लेवल्स पे जिन पे वर्क कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जिस पे हम इमोशनली वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कोग्निटिव रिहर्सल में हम इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ उसके इमोशंस को भी किसी ना किसी तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। और थर्ड है बिहेवियरल टेक्निक्स, कुछ ना कुछ हम उससे बिहेवियरल टेक्निक्स भी करवाते हैं। बिहेवियरल टेक्निक्स में जिसमें आप उसे होमवर्क असाइन कर रहे होते हैं कि आपने घर से ये होमवर्क करना है, आपने ये काम करना है, या आप उसे कोई ना कोई लिस्ट दे रहे होते हैं, आप उसे कोई ना कोई थेरेपी बता रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज बता रहे होते हैं। ठीक है बच्चों? अब कोग्निटिव मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं सीबीटी में? इसमें मतलब ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ पे इनको अलग अलग करने का मकसद ये था कि हो सकता है बहुत सी मैम एक स्लाइड पीछे कीजिएगा थोड़ी। जी बच्चों। मैम आपकी स्लाइड मुझे तो शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही स्लाइड शो? पता नहीं मैम, मैंने तो कहा आपने शायद कंटेंट शेयर ही नहीं किया। किसी को भी नहीं शेयर हो रही? स्क्रीन शेयर की भी है मैम ने। यस मैम हो रही है। मैम मुझे ही नहीं है। मुझे भी हो रही है। तुमने स्क्रीन नहीं निकाली होगी, मोबाइल पे देख रही हो? मिली नहीं है आपको भी स्लाइड्स? बच्ची हुई है स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। मैं सोच रही थी कि सीबीटी एक्चुअली पूरी कंप्लीट हो जाए ना तो मैं आपको ये पूरी स्लाइड्स एक ही दफा दे दूं, क्योंकि फिर वो बार बार ये सारी टेक्निक से रिलेटेड, तो मैंने सोचा ये एक ही स्लाइड्स में हो जाए पूरा पैटर्न, तो फिर मैं सहर को दे दूंगी, वो आपके साथ शेयर कर लेंगी, परेशान ना हो, मिल जाएंगी आपको। अच्छा बच्चों, कोग्निटिव मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं सीबीटी में? ये सारे मेथड्स वो हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देने का मकसद ये था कि हो सकता है बहुत सी बुक्स में या बहुत सी जगहों पे वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन करें, या हो सकता है आपसे पूछें कि सीबीटी के 3 मेथड्स है ना, जिसमें कुछ कोग्निटिव्स हैं, कुछ बिहेवियरल हैं, कुछ इमोटिव्स हैं, तो आप उन्हें अलग अलग करें। तो इनको अलग कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे है डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं अपनी कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को, तो वो हमारा कोग्निटिव मेथड में आता है, क्योंकि वहां पे हम पर्सन की या क्लाइंट की कॉग्निशन पे वर्क कर रहे होते हैं।
फिर हम उसे कोग्निटिव होमवर्क का क्या मतलब है, याद है बच्चों आपको डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड वाला, और जो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, जो मतलब चलें उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम लोग एक्टिवेटिंग इवेंट्स क्लाइंट से कहते हैं कि वो लिखे, एक्टिवेटिंग इवेंट के लिहाज से उसका क्या बिलीफ था, क्या बिहेवियर था, क्या कंसिक्वेंसेस थे। जब क्लाइंट ये काम कर रहा होता है वहां पे उसकी थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिबिलोग्राफी। बिबिलोग्राफी का क्या मतलब होगा, मतलब आपको समझ आ रही होगी, पता नहीं यहाँ पे इसका क्या मतलब है या ये हम बात क्यों कर रहे हैं। आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, बुक के एंड पे होती है ना आपकी बिबिलोग्राफी या ग्लोसरी। यस मैम। और इसी तरह जब क्लाइंट हमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, आप लोग उसकी जब इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड हो गया आपका, आपने सब चीजें रिकॉर्ड करी हैं, तो आप बहुत सी चीजों को अलग से कर लेते हैं। बिब्लियोग्राफी भी वही टेक्निक है कि आप कुछ मेथड्स को या उसकी कही हुई कुछ बातों को एक लिस्ट बना लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि इस लिस्ट पे अब हम लोगों ने कैसे वर्क करना है। अच्छा बच्चों, अब आपका होमवर्क मैम